हम 2-3 मिनट इंतजार करते हैं, फिर 9:15 पे हम क्लास पर स्टार्ट कर देंगे। प्रेजेंटेशन मैंने खोली हुई है। यस, प्रेजेंटेशन मैंने खोली हुई है। आज मैं इंशाल्लाह ये अपलोड भी कर देती हूँ। हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर अप किया था, अब हमें ये पढ़ना था। अच्छा, ये आपके पास था। स्टार्ट कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं। हमने कल जो है काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। हमने हमने क्या क्या पढ़ा था। अब मैं शुरू से थोड़ा सा रिव्यू देखती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। और गंदगी हुई भी है। हमने इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, हम रेजिस्टेंस देख चुके हैं। हमने देखा कि रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस की तरह होती है। वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है जो कि मटेरियल पर डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा जो है हमने और क्या चीजें देखी थी, इसके अलावा हमने देखा था कि आपके पास कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस भी होती है, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी हो या कंडक्टिविटी हो, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है और हमेशा फिक्स्ड होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें चेंज करना है तो हम मटेरियल को चेंज कर देंगे, जबकि रेजिस्टेंस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ओम्स लॉ को देखा था कि ओम्स लॉ से हमारे पास जो है रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा था। ये कहता, ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो क्या होता है। अब कंडक्टर क्या है आपके पास के उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसको एनर्जी मिलती है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इट मींस करंट और वोल्टेज आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर उस सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा या वो पोटेंशियल हमने जितना भी बढ़ा दिया, तो वहां पर क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर रेजिस्टेंस मौजूद है, उस सरफेस की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है जो चार्जेस की मूवमेंट को रेजिस्ट कर रही है। सो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हम कि हमारे पास जो है ओम्स लॉ के अलावा हमने ये भी देखा था कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और को जो नहीं करते। फिर हमने उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे पैदा होती है। कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उस करंट के प्रोड्यूस होने से अतराफ में वहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होती है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। इसके अलावा फिर हमने एक रिलेशनशिप देखा था कि हमने कंडक्टर लिया था और हम उस पर फोर्स फाइंड करना चाह रहे थे, ठीक है। बेसिकली हमने जो है यहाँ पर क्या देखा कि आपके पास जो रॉड है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कर्ल था हमारे पास, कर्ल फिंगर जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और जो हमारा जो पाम था, हाथ की हथेली, वो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन थी, और जो थंब था वो इंडिकेट कर रहा था आपके पास करंट की डायरेक्शन को, यानी चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी, ठीक है। तो हमने इसको ड्राइव किया था पूरा, और इसकी डेरिवेशन के थ्रू फिर हमने डिफरेंट एंगल्स को पुट करके देखा था इस इक्वेशन में कि हमारे पास कब ये इक्वेशन जो है वैलिड होगी और कब ये जो है हमारे पास फोर्स जो है जीरो होगी। अगर आपके पास, हमने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और अगर आपके पास उस रॉड की जो लेंथ है अगर वो पैरेलल हो जाए, तो हमारे पास क्या आ रहा था, वहां पर कोई मैग्नेटिक फोर्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। और अगर वो क्या थे, परपेंडिकुलर थे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वहां पर क्या था, हमारे पास वहां पर ये था कि हमारे पास जो है हमें फोर्स जो है मैक्सिमम मिल रही थी, ठीक है। मिनट, स्टूडेंट ने मैसेज किया, ओके, खैर। फिर हमने एक न्यूमेरिकल देखा था,
न्यूमेरिकल में हमने जो है हमें मास डेंसिटी भी दी थी, हमने इसमें हमें क्या क्या चीजें भी दी हुई थी, हमें उस जो ऑब्जेक्ट था कॉपर वायर उसका वेट गिवन था, और हमें जो है हमने क्या किया कि उसके वेट और फोर्स को इक्वल कर दिया था और वहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी। ये जितने भी लॉज या जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा था एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ सबसे ज्यादा जो है एफिशिएंट और सबसे ज्यादा यूज्ड और मोस्ट वाइडली कॉमन जो है हमारा एम्पेयर्स लॉ सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसे हम क्यों यूज करते हैं, हम इसके थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी हमने की थी। और फिर हमने ग्रोथ एंड डीके ऑफ अ चार्ज इन आरसी सर्किट देखा था। इसमें हमने ग्रोथ वाला पार्ट देखा था, जो हमारे पास ये जो होता है। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस मिस। ये ग्रोथ वाला पार्ट हमने देखा था, यानी किसी कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है, हमने वो वाला पार्ट देखा था। डीके वाला मैंने स्किप कर दिया था, यानी हमारे पास आरसी सर्किट था। आरसी सर्किट कैसा सर्किट होता है? एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्ट हो। कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्ट हो वो कहलाता है आरसी सर्किट। मोस्टली हमारे पास सर्किट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। या तो वो एलआर सर्किट होंगे यानी इंडक्टेंस रेजिस्टेंस सर्किट, या फिर वो जो है आरसी सर्किट होंगे यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा हो, या फिर आपके पास जो है एलसी सर्किट हो यानी इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपके पास आर एल सी सर्किट। और हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होते हैं वो आर एल सी सर्किट या आर सी सर्किट हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि मैं अगर आर सी सर्किट से आपसे बात करूं तो पुश पुल एम्पलीफायर हो, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स हो, ये एम्पलीफायर्स हैं, इनके सर्किट्स होते हैं, इसमें हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। तो ये जो आपके पास इसके जो सर्किट्स होते हैं ना एम्पलीफायर्स के, ये आपके पास आरसी सर्किट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं फिल्टर सर्किट्स की बात करूं तो वो उसमें जो है हमारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों यूज होता है, तो वो कहलाता है आर एल सी सर्किट। अब मैंने जैसे आपसे फिल्टर सर्किट की बात की है, तो इसमें अब काम जहन में ये आता है कि इस फिल्टर सर्किट को हम यूज क्यों करते हैं। देखो, जहां पर इस फिल्टर सर्किट्स का है फिल्टर से क्या कर सकते हैं हमें, अगर हम थोड़ा सा अपने बैक पे जाएं, पिछली क्लासेस में 9 क्लास में एक प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का, मिक्सचर का प्रैक्टिकल। उसमें हमने फिल्ट्रेशन, रेजिडुअल इसका प्रोसेस करते थे। तो हमारे पास फिल्ट्रेट क्या होता है? फिल्ट्रेट का प्रोसेस जो होता है, फिल्टर जो कहते हैं हम, कि जिन चीजों की हमें जरूरत है हम उस चीज को उसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकाल दें और बाकी को छोड़ दें। तो इसी तरीके से अब फिल्टर सर्किट्स, यानी हमारे पास फिल्टर सर्किट्स भी होते हैं कई टाइप के, इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन फिल्टर्स की जो मेन टाइप्स होती है उसमें कुछ होते हैं लो पास फिल्टर सर्किट्स, हाई पास फिल्टर सर्किट्स और बैंड पास और बैंड स्टॉप। लो पास फिल्टर सर्किट्स का मतलब ये होता है कि अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ फिल्टर सर्किट्स की, तो इसका मतलब है कि अब ये हमारे पास काम क्यों आते हैं, कहीं भी हमें यूज करना हो तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हमें फॉर एग्जांपल जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एफएम रेडियो सुनते हैं, ठीक है ना। उस एफएम रेडियो में हम अपने मोबाइल से भी उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, लेकिन और टीवी में भी वैसे ही होता है कि हम हर चैनल की उनकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, और अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पर उसको सेट नहीं करेंगे तो हमारा चैनल सही नहीं आएगा। अगर हम किसी और फ्रीक्वेंसी पर सेट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें इसी तरीके से अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी सिग्नल अप्लाई कर दिया, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, समझ में तो नहीं आएगी लेकिन इस तरह समझ ले। फॉर एग्जाम्पल कि मैं सामने वाले बंदे से बैठे हुए, इंटरनेट पे कोई बंदा बैठा मेरे सामने नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो इंटरनेट पे मुझसे कनेक्टेड है, मैं उसको कुछ भेजना चाह रही हूँ। अब जो मैं भेजूंगी उस पे उसके पास पहुंचेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो लेट पहुंचता है। क्यों? उसकी वजूहत होती है कि वहां पर आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होती, यहाँ पर इंटरनेट का इश्यू होता है। क्योंकि हमारे पास क्या रहा होता है कि फिल्टर सर्किट्स करते क्या है कि आपके पास आपको उस सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को वो आपको दे देते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स की आपको जरूरत है।
और उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को वो हटा देते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे लो पास फिल्टर सर्किट की बात की, लो पास फिल्टर सर्किट्स को हम ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पर हमें जो है लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स की जरूरत हो। हाई पास फिल्टर्स की एग्जांपल कैसी है? लाउड स्पीकर कि अगर हमें जो है बहुत ही लाउड सुनना है तो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की हमें जरूरत होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, अगर अब हम चलते हैं आगे, ये मैंने डिस्कशन किया था आपसे, ये पूरी डेरिवेशन थी प्रॉपर हमारी चली थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों से जो है ये वोल्टेज और पावर जो डिस्कशन था सारा, इसका हम जो है क्या किया था, इसका हमने फॉर्मूला भी जो है निकाला था पावर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आई और वी, यानी इन टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज। फिर इसमें हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके इसको दोनों तरीके से, इस तरीके से देखा था, इस तरीके से भी देखा था, ठीक है। और फिर हम देखा था सिंगल लूप सर्किट और मल्टीपल लूप सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल लूप सर्किट हमारे पास एक सीरीज सर्किट होता है और उसमें या तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज क्या लगे होते हैं, रेजिस्टर और वोल्टेज सोर्स लगी होती है, ठीक है। कभी कभार आपके पास उसमें कैपेसिटर, जरूरी नहीं है कि ना हो, लेकिन वो एक सीरीज सर्किट होगा। सीरीज सर्किट एक ऐसी सर्किट होता है जिसमें हमारे पास करंट जो है सेम होता है, क्योंकि उसको जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता मिलता है। फिर आता है मल्टीपल लूप सर्किट, ठीक है, ये आपके पास सीरीज सर्किट है। और अच्छा, सीरीज सर्किट में आपके पास सिर्फ एक लूप होता है, सिंगल लूप से मतलब है सिर्फ एक लूप है, ये देखिए। जबकि मल्टीपल लूप सर्किट की बात करूं तो एक ऐसा सर्किट होता है, मिसाल के तौर पर हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, जहां मैंने 2 रेजिस्टर लगाए हुए और एक यहाँ भी रेजिस्टर लगाए, तो टोटल इस जो है पैरेलल सर्किट में 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि पैरेलल लूप सर्किट में हमारे पास वोल्टेज तो सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट हो जाता है। क्यों करंट डिफरेंट होता है? क्योंकि उसको यहाँ पर जाने के लिए कोई एक रास्ता नहीं मिलता, कई रास्ते मिलते हैं। और अगर हम देखें तो एक आपके पास लूप ये है, हम इसको मल्टीपल लूप क्यों कह रहे हैं, एक लूप ये, एक लूप ये और एक लूप ये तीनों स्मॉल लूप है और ये एक सबसे बड़ा लूप है, ठीक है। मैं आपसे आप लोगों से आज कुछ वीडियो शेयर करूंगी कि हमारे पास जो है ये इसमें ब्रांचेस, लूप्स और ये सब, मुझे पता है इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता भी होगा अगर तो हमने इसके अलावा फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा था कि केवीएल जो होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो हमारे पास कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। एक सीरीज सर्किट के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ड्रॉप जीरो, या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस राइजेस जीरो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ड्रॉप्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइजेस। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है सर्किट में। अच्छा, इस तरह के सिंगल सीरीज सर्किट में, जो आपके पास सिंगल लूप सर्किट है, उसमें सिर्फ आप केवीएल यूज कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हैं, केसीएल यूज नहीं कर सकते। सॉरी, ये के वोल्टेज लॉ, केसीएल, हाँ, करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये ये जो होता है ये आपके पास सिंगल लूप सर्किट में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो है सीरीज सर्किट में करंट सेम है, जबकि ये वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर आपके पास, इसका मतलब है ये दोनों लॉज से हमारे पास पैरेलल सर्किट में दोनों ही वैल्यू। इसका यहां तक हमने पढ़ लिया था। करंट लॉ में जैसे मैंने आप लोग से एक पैरेलल सर्किट की बात की है कि हमारे पास पैरेलल सर्किट कैसा होता है, पैरेलल सर्किट आपके पास ऐसा होगा, ठीक है। इसमें एक मैंने फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स लगा दिए, ये रेजिस्टेंस लगे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं बने लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को हजम हो जाएंगे ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपसे कुछ वीडियोस शेयर करूंगी, यहीं पर आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। छोटी छोटी 10-15 मिनट की वीडियोस हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी है 3, वो भी मैं शेयर करूंगी और उसको आपने सही से देखना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल पेपर में आएंगे लाजमी, तो इसलिए लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा,
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है। जैसे वहां पर हम वोल्टेज को पढ़ रहे थे कि वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज राइज हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम करंट की बात करेंगे कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग अ क्लोज सरफेस इज जीरो। यानी अगर कोई जो जो करंट है उस तमाम करंट का अलजेब्रिक सम जब वो किसी क्लोज सरफेस को से लीव कर रहा हो तो वो क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो होगा। और अगर किसी क्लोज सरफेस में वो एंटर हो रहा हो तो उन करंट तमाम करंट का अलजेब्रिक सम वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली बंद कर दें। मोहम्मद शायान अपना माइक बंद कर दें। जब बात एक दफा में समझ नहीं आएगी तो फिर क्लास से आप लीव हो जाएंगे। माइक्स किसी का भी ऑन नहीं होना चाहिए। इसको बात समझ नहीं आ रही। आपका माइक मैं बंद कर रही हूँ, या एक तो आप बात क्लास से पूछनी है मुझे। अभी मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी आप पहले जो है मैं क्लास पूरी कर लूँ, फिर आप इसके बाद पूछिएगा जो आपको नहीं पूछना है। मैम, मुझे ये पूछना है, मेरी दुश्मनी किससे? बार बार मुझे कोई बाहर फेंक दे रहा है, मैंने किया है, रिज्वाइन करनी मैंने पड़ती है। किया है, मैंने किया अभी आपको, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आप माइक अपना ऑन रख रहे हैं मुस्तकिल। नहीं मैम, वो सॉरी, मुझे देखा नहीं बस रहा अब मैं। बंद कर दीजिए, अब बंद कर दीजिए काइंडली। अच्छा, ये जो सारी चीजें है ना, ये मेरे पास वर्ड पे बनी बनाई थी, तो मैंने उसके स्निप टूल से जो है इसको कट पेस्ट करके मैंने यहाँ जो है डायरेक्ट उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, तो इमेजेस फॉर्म थे। ये मेरी चीजें बनी हुई है, अगर आप लोगों को वो वर्ड की फॉर्म में चाहिए होंगी तो मैं वर्ड की फॉर्म में दे दूंगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो और भी टॉपिक्स हैं तो वो मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, मैं ये आप लोगों को ये दे दूंगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे केसीएल की, किरचॉफ्स करंट लॉ। जैसे हम केवीएल की लॉ को पढ़ रहे होते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, तो इसी तरीके से आप किरचॉफ्स और करंट लॉ होता है। ठीक है। अच्छा, सीरीज सर्किट में हम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आपके पास डिवाइड हो रहा होता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को देखने के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि वो कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग अ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस में जो करंट एंटर हो रहा है उन तमाम करंट का अलजेब्रिक सम वो भी क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो। या हम क्या करें, इन दोनों स्टेटमेंट को इक्वल कर दें एक दूसरे के। ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि हम इसको इक्वल कैसे कर देंगे, क्योंकि इनकी दोनों की क्या है, लेफ्ट हैंड से आपकी राइट हैंड साइड क्या इक्वल्स टू जीरो होगी। और अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास किसी दो इक्वेशंस की दो जो है साइड जो है सेम हो जाए, तो आप उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हो, और कंपैरिजन में वो दोनों चीजें आपके पास इक्वल आ जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास किसी क्लोज सरफेस में जितना करंट आपके पास एंटर हो रहा है उन तमाम का अलजेब्रिक सम इक्वल होगा उस तमाम करंट के अलजेब्रिक सम के जितना लीव हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इन एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, one node is selected as a ground or reference or datum node which is often indicated by the ground symbol। अच्छा, यहाँ पर आपके पास देखो, सीरीज सर्किट में तो हमारे पास हम ग्राउंड ना भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप जो है ग्राउंड ये बनाने, ये ग्राउंड का सिंबल होता है। ठीक है, ग्राउंड का मतलब है कि आपके पास ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब क्या है, ग्राउंड हो जाएंगे। ठीक। और ग्राउंड का कहने का मतलब है कि आपके पास ये वाला पॉइंट है ना, ये क्या होगा,
ये आपके पास नोड कहलाएगा। ठीक है, इन दिस सर्किट आपके पास, अब मैं आपके पास ये जो मैंने सर्किट ड्रॉ किया है इसमें मैं आपको ये जो हमारे पास पहले मैंने आप लोगों को ड्राइव करके दिखाया था सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस का, अब पैरेलल सर्किट को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि इस फिगर में हमारे पास दिख रहा है कि आपके पास द सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग थ्रू द रेजिस्टर I1 plus I2 plus I3 equals the current I entering the node from the current source। हमारे पास देखो यहां से जो करंट एंटर हो रहा है वो क्या है I, लेकिन जब वो यहां तक पहुंचते पहुंचते तो ये I ही रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहां जाता है I1 बन जाता है और कुछ पार्ट उसका यहां जाता है। ठीक है, यहां जाके यहां भी जा रहा है तो यहां जाके जो है वो I2 हो जाता है, और फिर ये यहां भी आया और यहां भी चला गया। ठीक है, यहां जो आया वो I2 ही था, और जब वो I2 मजीद यहां गया तो वो I3 बन गया। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 रेजिस्टर लगे हुए थे, उन जो टोटल करंट जब यहां तक आया, इस पॉइंट को उसने क्रॉस किया तो कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, वो I1 I2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, और वो करंट जब यहाँ से कुछ यहाँ गया तो वो I2 ही था, और लेकिन जब यहाँ से गया तो वो I3 में भी कुछ उसका I2 का कुछ पार्ट I3 के पास भी चला गया। ठीक है, तो आपके पास कितने करंट मिल गए? 3 करंट मिल गए, I1 I2 I3, और इन तीनों का सम क्या होगा? आपके पास उस करंट के इक्वल होगा जो कि आपके पास किसी सोर्स से एंटर हुआ है। तो किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। तो इट मींस मैं ये कह सकती हूँ कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस पे ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। ओम्स लॉ कहता है आपके पास I बराबर है V अपॉन R के। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तमाम रेजिस्टेंस के लिए भी आप करंट की अलग अलग वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये VR1 आ गया, इसी तरीके से आपके पास VR2 भी होगा, VR3 भी होगा। देखिए यह आपने पुट कर दिया। ठीक है, करंट डिफरेंट होता है क्योंकि उसके जाने के लिए जब डिफरेंट रास्ते मिलते हैं, एंड सो ऑन। हमने तो सिर्फ एक 3 रेजिस्टेंस लगाए ना, इससे ज्यादा भी रेजिस्टेंस लग सकते हैं। अब क्या किया, यहाँ से V कॉमन, आपके पास यहाँ तो एक ही है V, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? V कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे दोनों साइड पे V कैंसिल हो गया, और आपको कैसा रिलेशन मिल गया? एक रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल वाला रेजिस्टेंस आपको जो है क्या मिला है? सम मिला है। जो आपके पास रेजिस्टेंस आई है वो ऐसी रेजिस्टेंस है जो कि रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो पैरेलल सर्किट होता है वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि हमारे पास जो सीरीज सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों से जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओपन एंड सिंगल लूप सर्किट, इन सबको अभी सिर्फ हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है। तो अब मैं आप लोगों से कुछ वीडियोस शेयर करती हूँ। मिस वो अभी आप जो बोल रही थी रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होती है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने रेजिस्टेंस 4 की 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई, तो अगर सीरीज में लगाऊं 4 की तो वो 8 हो जाएगी, लेकिन पैरेलल में लगाऊंगी तो वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। तो कितनी हो जाएगी? 4 की हाफ हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी? मेरे ख्याल से 2 हो जाएगी। हाँ, अच्छा, मैं आप लोग से जो है वीडियो शेयर करती हूँ मेरी अपनी। अब पता नहीं ब्लर नजर आएगी, कैसी नजर आएगी, वो कैमरा उसका सही नहीं था, तो देखते हैं कि आप लोगों को नजर आती है कि नहीं। और पता नहीं वॉइस सुनाई देगी कि नहीं, सुनाई तो देनी चाहिए। नहीं, सबर सबर सबर, मैंने भी चलाई नहीं है। नजर आ रही है, सुनाई दे रही है? नॉर्मल कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ नजर आ रहा है। मैडम समझ में मैडम नहीं आ रहा मैडम। नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम, नहीं यस नहीं साहब, वैसे स्क्रीन शेयर हो रही है, बस वॉइस नहीं आती टीम से। एमएस इस पे वॉइस नहीं आती? नो मिस। अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ, फिर ये वीडियो जो है ना आप लोगों को शेयर कर दूंगी, उसमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ यहाँ पर,
क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है यहाँ पर दिखाने का मुझे, फिर अगर यहाँ पर वॉइस नहीं आएगी तो। वैसे ये शायद व्हाट्सएप पे शेयर ना हो, 16 मिनट की वीडियो है। आराम से शेयर हो जाएगी, ये व्हाट्सएप के थ्रू बनाई गई है, व्हाट्सएप से ही मैंने मोबाइल अपने उस पे लैपटॉप पे डाली है। चले ठीक है। जो देखो अगर आप जूम पे कोई वीडियो बनाते हो 40 मिनट्स की भी होती है ना, तो वो इतनी स्मॉल होती है, 64 से कम मेगाबाइट की होती है, वो भी शेयर हो जाती है। हमारी मोस्टली क्लासेस जो है ना, बल्कि सारी क्लासेस हमारी जूम पे होती है, और हमारी 3 to 4 आवर्स की जूम पे होती है, और हमारे सेशंस चल रहे होते हैं 40 मिनट्स के, 5 मिनट्स का ब्रेक करके। तो हमें सारी चीजें जूम पे के थ्रू ही हमें मिलती हैं। ये तो व्हाट्सएप वीडियो है, तो ये 10 से 15 मिनट की है, ये आपको मिल जाएगी। मैं आप लोगों को जो है वो कर दूंगी, व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगी, तो आप लोगों को मिल जाएगी। नहीं तो ये मेरे चैनल पे भी मौजूद है, वहां भी आपको मिल सकती है, और जो नहीं मौजूद वो मैं अपलोड कर दूंगी। अच्छा अच्छा, हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। क्योंकि ये जो है आप लोगों के, मैं इसी तरह के न्यूमेरिकल्स ना मैं पेपर्स में दूंगी, और ऐसा करूंगी आप लोगों के जो है ना अभी लेक्चर्स में मैं ये कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को जो आप लोग खुद करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, चीजें समझ में ना आए, तो आप मुझसे एक्स्ट्रा टाइम लेकर समझ लीजिएगा, हम यहाँ पर देख लेंगे, फिर जूम पे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जूम पे थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा हाँ, मुझे स्क्रीन शेयर करनी थी दोबारा, सॉरी। मैं जल्दी से आगे चलती हूँ, क्योंकि 1 घंटा है हमारे पास सिर्फ, और मोस्टली हमारा टाइम काफी हद तक, हाँ 1 मिनट, मैंने प्रेजेंटेशन फिर बंद कर दी। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। वैसे वीडियो इस पे चल जाती है, लेकिन आप लोगों को जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, हमारे पास जो है ना आप लोगों के सिलेबस में काफी हद तक हमारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को 80 से 85% मैंने आप लोगों को पढ़ाना है कोर्स। दूसरी चीज के मैंने आप लोगों को जो है जो टॉपिक्स असाइनमेंट में दिए हैं ना, असाइनमेंट नंबर 3 में, वो टॉपिक सिर्फ असाइनमेंट के लिए था, असाइनमेंट नंबर 3 के लिए उसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने समझाया नहीं है, तो वो जस्ट असाइनमेंट के लिए, उसको आपने सिर्फ एज असाइनमेंट लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। हमारे पास 3 टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। पैरामैग्नेटिज्म होता है, फेरोमैग्नेटिज्म होता है, और डायमैग्नेटिज्म होता है। तो हम ये देखेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म किस तरह के होते हैं, और कौन से एलिमेंट्स ये इस तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पैरामैग्नेटिज्म हमारे पास मैग्नेटिज्म की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हमारे पास कुछ मटेरियल्स जो है वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, और एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से, और क्या करते हैं कि एंड फॉर्म इंटरनल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। यानी कहने का मतलब है कि पैरामैग्नेटिज्म हमारे पास मटेरियल की ही एक फॉर्म है। यानी इसमें होता क्या है कि आपके पास मैग्नेटिज्म की एक ऐसी फॉर्म है जहां पर कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं कोई अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, और क्या होता है कि वो फॉर्म कर लेते हैं अपने ही अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उस डायरेक्शन में, ठीक है। मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट डिस्प्ले पैरामैग्नेटिज्म आर रेफर्ड टू एज पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक्स, जो मटेरियल, जो सब्सटेंसेस जो है पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। Some compounds and most chemical elements are paramagnetic under certain circumstances. कुछ compounds और कुछ chemical elements ऐसे होते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक होते हैं, उनकी कुछ conditions होती हैं। जो true magnets होते हैं, पैरामैग्नेट्स होते हैं, to display magnet susceptibility according to the Curie और Curie-West law। अच्छा, ये आपके पास एक लॉ होता है, इसको मैं इसे अभी डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि ये एक डिटेल्ड लॉ है। एन एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म ओवर अ वाइड रेंज टेम्परेचर। अच्छा, हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसमें हमारे पास मैग्नेटिज्म का जो प्रोसेस है वो भी एक डिटेल जो है प्रोसेस है। हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कुछ मटेरियल्स की, जिससे मैंने आपसे 3 नाम दिए। उसमें हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं ना वो ये जो प्रॉपर्टीज रखते हैं, और ज्यादातर इसमें से कौन से होते हैं? ज्यादातर इसमें से मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब
हमारे पास इसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं, फिर उसको मैं आप लोगों को एक तरीके से और समझाऊंगी कि कौन से परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और कौन से टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। जैसे पैरामैग्नेटिज्म में हमने बताया कि हमारे पास ये जो होते हैं ये कैसे मैग्नेट्स होते हैं कि ये इसमें सब मटेरियल्स जो होते हैं वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं दे सकते। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी ऐसे मटेरियल पे जो कि वीकली अट्रैक्ट करे, तो होगा क्या कि वो अपने अंदर भी जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, और वो कहलाती है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो उसने अपने अंदर क्रिएट की होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन सेम उसी के मैग्नेटिक फील्ड के होगी जो उस पर अप्लाई की गई होगी। ठीक है, अब इसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाले जो सब्सटेंस हैं उनके बारे में बताया गया है जो असल में पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अब इसमें नाम दिए गए हैं अल्मोनियम, प्लाटिनियम, मैग्नीज, कोरियम, टाइटेनियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, टंगस्टन। अच्छा, टंगस्टन से मुझे याद आया, टंगस्टन का जो टंगस्टन मटेरियल जो होता है ना, ये एक आपके पास कहना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है। निबोयम, कॉपर, क्लोराइड, क्राउन ग्लास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके पास क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। अच्छा, अब इसके कुछ अब यहाँ पर लिखा है क्राउन ग्लास कौन सा एलिमेंट है जी, वैसे क्राउन ग्लास कौन सा एलिमेंट है? ये जो है ना एक मटेरियल की एक फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मैं जो ना आप लोगों को इमेजेस शेयर करूंगी, तब आप लोगों को अच्छे तरीके से ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर इमेजेस दिखाऊंगी तो उससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि वो चीज दिखने में कैसी है, कैसी प्रॉपर्टीज रखती है। बस आप ये सोच लीजिए कि वो क्या है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो रखती है, लेकिन ये एलिमेंट्स कैसे हैं, ये वीक मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, हमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जरूरत क्यों होती है और हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं? कहाँ दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस पे इन्होंने कहा कि ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। Every atom is a magnetic dipole having a resultant magnetic movement. मैग्नेटिक डायपोल से क्या मुराद है? अब देखो, पहले तुम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने तुम लोग से डिस्कस किया था। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, आप अपना माइक ऑफ करें, उसी तरीके से जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान का डिस्टेंस, तो इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल भी होता है आपके पास दो कॉइल के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बात हो रही है कि हमारे पास, अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल की बुनियाद पे भी हम इन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम बता सकते हैं, कौन सा ज्यादा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। फिर एक और बात आती है कि ये दे लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ना, किसी अगर अगर मैंने कोई एक मटेरियल ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसकी एग्जांपल ली है, इसमें कोरियम है, ऑक्सीजन है, अल्मोनियम है, कॉपर है। अगर मैं इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब है कि अगर उनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी वो उसको भी क्या करेंगे, खो देंगे, क्योंकि असल में वो क्या है, वो वीक मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अट्रैक्शन होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। दे टेंड टू मूव फ्रॉम द वीकर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये अगर मैं इनको एक्सटर्नल फील्ड मुस्तकिल अप्लाई करती रहूं तो ये क्या करते हैं कि ये वैसे तो ये वीक होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ भी मूव कर जाते हैं, फील्ड की तरफ। यानी अगर इनके अंदर इनकी जो फील्ड है, इनके अंदर जो फील्ड है, अगर वो जो इनके अंदर अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है अगर वो वीक है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है, जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, वो क्या करते हैं कि इनका वीकर पार्ट खत्म हो जाता है और इनके अंदर जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रांग हो जाती है। और कब होती है, व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये कब ऐसा होता है कि ये एक वीकर से एक स्ट्रॉन्गर जो है बन जाए,
जब आपके पास इनके आप यहाँ पर कैसी फील्ड अप्लाई कर रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कहने का मतलब है कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी कि आपने उसको यूनिफॉर्म रखा हुआ है, आप उसको वेरी नहीं कर रहे, यानी वेरी करने का मतलब है बढ़ाना, ठीक है, आप बढ़ाओगे उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि ऑलरेडी वीक हैं, वीकली अट्रैक्टेड हैं, अब आप इसको उसके ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, आप उसको जो है ना वेरी करते जाओ, बढ़ाते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, कि उसकी इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते जाएंगे, दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड। अच्छा, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने आपसे कहा वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, तो इनके अंदर जो ये जब ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, तो इनके अंदर जो मैग्नेटाइज हुए हैं, ये प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन द सेम डायरेक्शन सो दैट ऑफ द फील्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आप लोगों से जब इसको डिफाइन किया था, तो उसी वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, और इनकी डायरेक्शन जो होती है, जब इनके अंदर अपनी एक फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो उस फील्ड की जो डायरेक्शन है सेम बिल्कुल उसी फील्ड की डायरेक्शन के होती है जो उस पर अप्लाई की जाती है। तो इसीलिए जो है ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, मतलब किसी भी चीज को अपने करीब जो है इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये वीकली मैग्नेटाइज कहलाते हैं। व्हेन अ रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सब्सटेंडेड इन अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने एक ऐसा जो है मटेरियल ले ऐसी रॉड ले ली जो कि कैसी प्रॉपर्टीज रखती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की है, लाइक अल्मोनियम है, या मैंने आप लोगों से पीछे भी और भी मैंने मटेरियल्स बताए थे कौन कौन से, प्लाटिनियम है, मैग्नीशियम है। तो इसको मैंने किस में रखा, इस सस्पेंड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कम्स टू रेस्ट। अब मैंने उसको रेस्ट में रख दिया विथ इन स्लैंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब हो क्या, हमने बात क्या की थी, हमारे पास जो है यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपने कहा कि आपने रॉड ली किसकी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। फॉर एग्जांपल मैंने अल्मोनियम की ले लिया, अल्मोनियम क्या एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसकी रॉड को मैंने लिया और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब उससे होगा क्या कि मैंने उस रॉड होगा क्या कि उसकी जो लेंथ होगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो रॉड बनिस्बत खड़े होने के वो इस तरह होगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यूं है, सॉरी, और रॉड इस तरह है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर उसने यही कहा है कि इसकी जो लेंथ है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हो जाएगी। अब वो कहता है मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। अच्छा, जो इसकी मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो भी पॉजिटिव होती है लेकिन बहुत ही स्मॉल होती है। इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो सब्सटेंस का, वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो होती है मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ज्यादातर एब्सेंस होती है, यानी प्रेजेंट नहीं होती, मौजूद नहीं होती। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स आर रैंडमली अरेंज्ड। तो होता क्या है कि इसकी जो अंदर इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, इसके जैसे मैंने आपसे बात की अल्मोनियम की, तो अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर रखता है, जैसे वीकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि वो क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसके अंदर जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं उनको अपनी ऐसी प्रॉपर्टीज रखते हैं कि वो रेंडमली अरेंज हो जाते हैं। अगर मैंने क्या किया, इफ अ वॉच ग्लास कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पैरामैग्नेट लिक्विड इज प्लेस्ड टू टू अनरिलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, द लिक्विड शोज एन एलिवेशन इन द मिडल। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं इसको स्किप कर दे रही हूँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी को उसने कहा कि इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पैरामैग्नेटिक लिक्विड in the arm of U-tube, the liquid level is that arm rises। इसने कहा कि अगर मैंने क्या किया, एक सब्सटेंस कैसा है, वो लिक्विड फॉर्म में हो और उस पर अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, और वो लिक्विड किस में है, एक यू ट्यूब में है, ठीक है, तो उसका जो यू ट्यूब, उसका जो लेवल होगा ना उसके आर्म का, वो बढ़ जाएगा अगर मैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक पैरामैग्नेटिक लिक्विड है, और वो लिक्विड मेटल ही भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो, सॉरी, वो आपके पास डिपेंड करता है कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, इफ पैरामैग्नेटिक गैस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द पोल्स पीस ऑफ द मैग्नेट इट स्प्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
कि हमारे पास जो होते हैं मैग्नेट जो होता है वो हमेशा क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है ज्यादातर मेटल्स को, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, लिक्विड पे कम होते हैं और गैस में तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन गैस का अपना कोई जो है ना वो नहीं होता, क्या कहते हैं, उसकी अपनी कोई शेप या डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर कोई मैग्नेटिक गैस है और मैंने क्या किया, मैंने उनके दरमियान जो है मैग्नेट रख दिया, यानी उस पैरामैग्नेटिक पोल्स को गैस के उस पैरामैग्नेटिक गैस को मैंने कहाँ पर रख दिया, मैग्नेट के बिटवीन रख दिया। तो होगा क्या कि जो उसकी मेरे पास जो उसके गैस मॉलिक्यूल्स है ना, गैस में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेट को मजबूर करेंगे कि जो उस पर मैग्नेटिक, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट हो रही होगी वो स्प्रेड हो जाए हर डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर मैं किसी लिक्विड पे जो कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और वो लिक्विड किसी किसी जो है कंटेनर में या किसी ऐसे सब्सटेंस में या किसी ऐसे बॉक्स में है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उसके आर्म जो है राइज हो जाएंगे, वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि हमारे पास हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड को और कैसे काम कर सकते हैं। हमारे पास एक फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल होता है ज़ीमान इफेक्ट का। ज़ीमान इफेक्ट अब करता क्या है भाई, आपके पास स्पेक्ट्रम होता है जैसे 7 कलर्स, जैसे मेरे पास एक वाइट लाइट है, किसी वाइट लाइट को अगर मैं प्रिज्म में से पास करती हूँ तो 7 कलर का बैंड मिल जाता है वो। तो इसी तरीके से मेरे पास ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है कि आपके पास, आपको अगर एक लाइट नजर आ रही है, आप वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है आपने वहां पर ना क्या कर दिया कि आपने वहां पर करंट सोर्स लगा दी, आपने करंट अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि वो एक जो सोर्स आपके पास जो एक कलर यानी आ रहा होता है वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए, यानी वो एक से ज्यादा लाइंस में स्प्लिटिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो है व्हाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म रखा है, वो 7 कलर्स में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रिज्म की प्रॉपर्टीज है कि वो व्हाइट लाइट को जब अपने अंदर से गुजारती है तो स्प्रेड आउट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर एक लाइन आ रही है, आपने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है इसको कनेक्ट कर दिया किसी करंट सोर्स से, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि ये जो एक लाइट आ रही होगी ना, अब वो एक से ज्यादा लाइन से स्प्लिट हो जाएगी। ये कहलाता है आपके पास ज़ीमान इफेक्ट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब है डायमैग्नेटिज्म मेरे पास। डायमैग्नेटिज्म जो होता है वो पैरामैग्नेटिज्म से भी बहुत ही वीक होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वेरी वीक फॉर्म है मैग्नेटिज्म की, दैट इज इंड्यूस्ड बाय अ चार्ज इन अ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, देखो तो ऑलरेडी वीकली अट्रैक्टेड थे, तो हमने वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, तो उनके अंदर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती थी जिसकी डायरेक्शन क्या थी, उस मैग्नेटिक फील्ड के जो हमने अप्लाई की है उसी की डायरेक्शन में हो जाती थी। जबकि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो डायमैग्नेटिज्म होता है, ये जो होते हैं उससे भी ज्यादा वीक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की। इसमें ये कहते हैं कि अगर आप किसी ऑर्बिट में, जब आपके पास ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, इसको ऑर्बिटल मोशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके पास मोशन में होते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके पास ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब होगा क्या कि आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो ये क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई होने से ये जो है डायमैग्नेटिज्म बन जाते हैं, मतलब इनके अंदर ये जो कोई भी एटम होगा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो कौन से मटेरियल्स दिए हुए हैं इन्होंने, बिस्मथ है, एंटीमनी है, कॉपर है, मार्बल है, ग्रेफाइट, गोल्ड, क्वार्ट्ज, मरकरी, वाटर, अल्कोहल, एयर भी है, हाइड्रोजन भी है, इतने सारों के बारे में तो मैं भी नहीं जानती थी। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये बेसिकली डायमैग्नेटिज्म मटेरियल्स होते हैं, यानी इनको बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाता है इनको, क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, ये बेसिकली जो है वीक मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ऑलरेडी, लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है कि अगर इसमें से कोई भी मेटल आपने, कोई भी एलिमेंट आपने उठा लिया और आप उसकी क्या, किसकी बात कर रहे हैं,
उसके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब उसने कहा कि आपने इस पे ऑर्बिटल मोशन पे यानी इस एटम पे आपने क्या किया, आपने इस पे अप्लाई कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इसमें मौजूद है इस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर the magnetism is non-permanent and persists only the presence of an electric field। जो ये सब्सटेंस है जो कि क्या है, एक बहुत ही वीक है, वीक मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो होगा क्या कि जब आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये ऑलरेडी क्या होता है, एक नॉन परमानेंट मैग्नेट होता है। यानी इसका मतलब है कि अगर मैंने कॉपर का मटेरियल ले लिया, ठीक है, कॉपर पे मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी इसके स्ट्रक्चर पे, तो जब तक मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती रहूंगी तो तब तक उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा, ये नॉर्मल वैसे बिहेव करेगा जैसे ये आमतौर पर करता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इज वेरी स्मॉल एंड इट्स डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। देखो पैरामैग्नेटिज्म में क्या था कि उसकी जो एक्स्ट्रा उस पे जो फील्ड अप्लाई की गई थी उसकी और उसने अपने अंदर एक अपनी ओन फील्ड क्रिएट कर ली थी, तो उस फील्ड की डायरेक्शन उसकी अप्लाइड फील्ड के सेम थी। जबकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो ये जो अपनी एक फील्ड क्रिएट करेगा, इसके फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट होगी। अगर ऐसा है तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिज्म से भी बहुत ज्यादा वीक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि डायमैग्नेटिज्म जो होते हैं हमारे पास इज फाउंड इन ऑल मटेरियल्स। ठीक है, डायमैग्नेटिक्स यानी डायमैग्नेटिज्म जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ज्यादातर मटेरियल्स में हमारे पास ये चीज मौजूद होती है आपके पास, और ये बहुत ही वीक होते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म आर टोटली एब्सेंट। और इसको हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम तब ऑब्जर्व कर आपके पास दो मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, वो आपके पास मौजूद ना हो, यानी पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, तो अब और इसने कहा कि हम इसको किसी भी प्रैक्टिकल यूज में नहीं ला सकते क्योंकि इनके अंदर इतनी जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ये नहीं होते। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं हम, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। इसमें से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती हूँ मैं। देखो, जैसे पैरामैग्नेटिज्म सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, ये भी सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास जो पैरामैग्नेटिज्म होता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है, जबकि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हर एटम का वो जीरो होता है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही वीक मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा कि हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो काफी वीक होते हैं, इसलिए वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। प्रॉपर्टीज खो देते हैं अगर उसमें से मैग्नेटिक फील्ड को हम रिमूव कर दें। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि दीज सब्सटेंस टेंड्स टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। अच्छा, वहां पर क्या था, पैरामैग्नेटिज्म में हम एक वीक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, जबकि डायमैग्नेटिज्म में हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को वीक बना सकते हैं। किसकी वजह से, फील्ड अगर हम क्या कर दें, वेरी कर दें, मतलब डिक्रीज कर दें, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी होगा मैग्नेटिक मटेरियल तो वो भी क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी वीक हो जाएंगी, यानी उसमें उतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी जितनी उसकी होती होगी। फिर आपने कहा कि दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड। वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेटाइज करने
मिस मैं जिन प्रॉपर्टीज को पढ़ा रही हूँ ना, तो आप सिर्फ उन्हीं जो है प्रॉपर्टीज को प्रेफरेंस देना, मैं टिक भी कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये चीज अनाउंस करनी थी कि देखो, जिनका पेपर गलत सबमिट हुआ है या ड्राफ्ट में चला गया है, तो वो मैं चेक करके भेज दूंगी। मैंने फराज का पेपर चेक करके भेज दिया है, इसी तरीके से बाकी बच्चों का भी पेपर चेक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर उसने कुछ चीजें और भी बताई हैं कि हमारे पास, देखो मार्क्स मैं चेक करती जा रही हूँ, रिलीज करती जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं चेक कर रही हूँ ना, उसके साथ ही मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। तो अभी जो है मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का मैं चेक कर रही हूँ, तो अभी मैक्सिमम मैंने 124 रोल नंबर तक मैं पहुंच गई हूँ। उसके आगे के अभी और रहते हैं, और बेचारे जो नीचे वाले हैं उसमें BMS वालों को मैं स्टूडेंट, उसके आगे के भी बच्चे हैं, तो अभी 2020 के भी स्टूडेंट कुछ बाकी हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, देखो ग्रुप 4 तो सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास जो है VLE पर सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का जो है वो शो हो रहा था, मैंने सबसे पहले उन्हीं को चेक किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कर लूँ, क्योंकि आप लोगों की ही स्ट्रेंथ 100 से ऊपर है। तो सोचिए चेक करने में टाइम कितना लगता है। हाँ मैम मैम जी जी जी। मैम मैं मोहम्मद अरसलान बोल रहा हूँ, रोल नंबर 123। आपने बोला 124 तक चेक कर दिया, तो मेरी कॉपी चेक हो गई 123? हाँ, मेरे ख्याल से मैंने चेक की होगी। तो मैम कॉपी कहाँ अपलोड किया? VLE में मिल जाएगी कॉपी चेक हुई भी? हेलो हेलो तो ना, तो हम देखते हैं। हेलो हेलो मैम, आपने जवाब नहीं दिया। हेलो मैम, आपने जवाब नहीं दिया। मेरी आवाज आ रही है? बीच में आपकी आवाज चली गई थी। अब आ रही है? यस मिस आ रही है। मेरे ख्याल से मैं चेक कर चुकी हूँ। हाँ अरसलान, मैंने चेक कर लिया, आपके 16 मार्क्स हैं। आप देख लीजिएगा, मैंने 142 तक मैं चेक कर चुकी हूँ। आप देख लीजिएगा सबके मार्क्स। अब सब जिनकी कॉपी मैंने चेक कर लिया, उनके मार्क्स वहाँ डिस्प्ले भी हो चुके हैं। और अपनी मिस मिड के मार्क्स है ना? जी 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 जी, ठीक है। 142 तक मैंने चेक कर लिया है, और इसके अलावा मैं बता देती हूँ मैंने और कौन से चेक किए हैं। मैंने जो है वो सभी उस जमा सिद्दीकी से स्टार्ट किया है, और अब तक जो है मेरे पास, अच्छा एक बच्चा है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही। क्या मसला है ये? अब आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। ये खुद ब खुद मेरे ख्याल से ये म्यूट हो जाता है। मैम ये आपके जी हेडफोन मिस का मसला होगा। वरना हो ही रहा था ये। डिस्टॉर्शन भी आ रही है थोड़ी।
मैम मेरा पेपर चेक हो गया क्या? मिस ईयर अभी चेक कर लिएगा, ईयर 17 20 बैच। मैम 2020 82 का पेपर चेक हो गया मैम? मैम कहा कि आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक होता है परमानेंट मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रहा मैम आपका आवाज। मिस आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो भाइयों किसी को आवाज आ रहा है मैम का? बता दो यार, मुझे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा। हाँ भाईजान, हाँ भाई किसी आप को भी नहीं आ बिल्कुल रही सही आवाज, बोल रहे हो, मैम का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। किसी को नहीं आ रही आवाज। भाइयों मैम ये मिस मैसेज की कर रही रिकॉर्डिंग है, सुन लो। टाइप मैम मैसेज। हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मेरे मैक में मसला हो रहा है ना, मैं देखती हूँ। सही है भाई, अल्लाह हाफिज। यस, आ मैम रही है आपकी अटेंडेंस। आवाज। अटेंडेंस मिस। अबे रहने लग जाएगी जानी, कोई क्या है। हाँ, अटेंडेंस का मसला थोड़ी है भाई। हाँ मैम अटेंडेंस कैसे लगेगी मैम हमारी? भाई यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया ना, तो यहाँ से हर बार की तरह टीचर अटेंडेंस डाउनलोड करेगी तो लग जाएगी सबकी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मिस बिना माइक के बोले।
क्लास सब लीव कर दें, मिस ने अटेंडेंस डाउनलोड कर दी है सबकी। मिस आगे क्लास नहीं ले रही है? क्या? हेलो, मिस ने क्लास आगे नहीं लेंगी अब? नहीं, हो गई खत्म क्लास। अच्छा यार सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। मिस तो चली गई है, बेसिकली आप तो मिस का 2020 ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है, आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रही है वो। मिस का ग्रुप में मैसेज आया, आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रही है वो। ओके यार, मुझे कोई आप लोग में से बता देगा। मैं 2019 बैच की हूँ, तो मेरी लैब भी होती है। तो 20 नंबर का पेपर था या 30 नंबर का पेपर था मिड का? हेलो, मिस बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी आवाज 15 मिनट से। ओके मिस, आप लिंक भेज दें मुझे।